साथियों नमस्कार। मैं प्रीतेश कुमार जीआबी सीरीज के नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित हूं। जो लोग मेरे चैनल से निरंतर जुड़ रहे हैं वह मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वह है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें लगभग आपके लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट के 3 चैप्टर इसमें खत्म हो जाएंगे छोटे छोटे। पढ़ेंगे क्या इस लेक्चर में? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंडीशंस एंड वारंटीज, अनपेड सेलर के बारे में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जेआईबी जो होगा। इन पूरे लेक्चर में हम वही पॉइंट देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा जेआईबी के लिए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दिस एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट J&K। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्पेल आउट द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर एंड बायर इन डिटेल। सेल ऑफ गुड्स राइट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट और लायबिलिटी, सेलर और बायर के कॉन्ट्रेक्चुअल राइट अधिकार और लायबिलिटीज को डिटेल में बताता है। गुड्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स एंड शेयर्स, growing crops, anything attached to land which is to be separated before sale। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो गुड्स है वह किसको कहते हैं? तो ऑल टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, जो जितने मूवेबल प्रॉपर्टीज है उनको गुड्स के अंतर्गत रखा गया है। स्टॉक्स है, शेयर्स है, इनको भी गुड्स के अंतर्गत रखा गया है। ग्रोइंग क्रॉप्स है, फसल है बढ़ते हुए, तो इनको भी गुड्स के अंतर्गत रखा है। या कोई भी चीज जो जमीन से जुड़ी हो और बेचने से पहले उसको जमीन से निकालना हो, यानी जमीन से सेपरेट करना हो, जमीन से अलग करना हो, तो ये सारे चीज जो है गुड्स में आते हैं। ठीक है, जैसे फसल जो होता है जमीन से जुड़ी हुई रहती है, बेचने के पहले हम उसको काट के बेचते हैं। या कोई पेड़ है जमीन से जुड़ी हुई होती है, बेचने के पहले उसको काट के बेचते हैं। तो यह सब गुड्स के डिफिनेशन में आ जाएंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टीज और एक्शनेबल क्लेम्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स के पार्ट नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के गुड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो घर है इमूवेबल और एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं यह गुड्स के पार्ट नहीं होते हैं। बायर और सेलर, पर्सन हु एग्रीज टू बाई गुड्स और हैज ऑलरेडी परचेज्ड गुड्स, जो व्यक्ति कोई गुड्स खरीदने के लिए सहमत हो या पहले से कोई गुड्स खरीद चुका हो वह बायर कहलाता है। सेलर, पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल, जो बेचता है और बेचने के लिए सहमत होता है उसे सेलर कहते हैं। A contract of sale of goods is a contract under which the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर जो है एक गुड्स को बायर को पैसे लेके ट्रांसफर करता है या ट्रांसफर करने के लिए सहमति व्यक्त करता है, तो यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के क्या फीचर्स हैं? तो इट इज बिटवीन एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 आदमियों के बीच में यह होता है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है। द सेल कंसिडरेशन इज इन फॉर्म ऑफ मनी, जो सेल का कंसिडरेशन है वो मनी होता है, यानी पैसे लेके गुड्स को ट्रांसफर मतलब दिया जाता है, गुड्स को बेचा जाता है। इट कैन नॉट बी अ बार्टर वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यह बार्टर सिस्टम में नहीं हो सकता है। सेल ऑफ गुड्स में बार्टर सिस्टम का यूज हम नहीं कर सकते हैं, यानी एक सामान लेने के लिए दूसरा सामान हम दे नहीं सकते। इसमें जब भी कंसिडरेशन का जो फॉर्म होगा वो मनी ही होगा, यानी पैसा ही होगा। दिस एक्ट कवर्स ओनली सेल ऑफ मूवेबल गुड्स, यह जो है सिर्फ मूवेबल गुड्स के सेल को ही कवर करता है यह एक्ट। Not necessary to enter into a written contracts unless or until any particular law provides। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में यह कोई जरूरी नहीं है कि आप एक रिटन दस्तावेज में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक रिटन दस्तावेज आप लें, यह कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई लॉ प्रोवाइड करता है कि नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में रिटन दस्तावेज चाहिए तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल रूप से रिटन दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ सेलर जो है पैसा लेके सामान बेच देता है और उसका बिल देता है, यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है। A contract of sale may be absolute with no condition। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो absolute हो सकता है, यानी उसमें कोई कंडीशन नहीं हो सकता, बिना कंडीशन का वह कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एक होता है कंडीशनल, टू बी फुलफिल्ड बाय सेलर, उसमें कुछ कंडीशन डाल दिया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक कंडीशन डाल दिया जाता है जो सेलर या बायर में से जैसा उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो उसको फुलफिल करना होता है, तभी वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है हो पाएगा।
अब आइए कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में जानते हैं। कंडीशंस, इट इज स्टिपुलेशन विच इज इसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यह एक स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए बहुत जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्ट करने अगर कोई जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो यह एक स्टिपुलेशन है जो बहुत जरूरी होता है उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परफॉर्म करने के लिए। इफ इट इज नॉट कंप्लाइड विथ, अगर यह कंडीशन जो होता है अगर इसको नहीं कंप्लाई किया जाता है तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल्ड, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर किया जा सकता है। जैसे बायर गया एक सामान खरीदने, एक कार खरीदने बायर गया और सेलर ने क्लेम किया या उसने लिख के दिया कि इस कार का जो माइलेज है वो 20 किलोमीटर प्रति आवर है। बाद में यह कार बायर बायर जब इस कार के बारे में पता करता है या इस कार के परफॉर्मेंस को पता करता है, कोई भी यह स्वीकार नहीं करता है कि नहीं, यह 20 किलोमीटर देता है, 15 किलोमीटर ही देता है एक्चुअल में पर आवर। तो बायर को यह हक है कि यह कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन है 20 किलोमीटर पर आवर का, यह फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है। हाँ, अगर सेलर जो है उसको फुलफिल करके दिखाता है तो बात अलग है, लेकिन फुलफिल अगर नहीं हो रहा है तो बायर को यह अधिकार होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। वारंटीज, इट इज स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यह स्टिपुलेशन जो होता है अलग से दिया जाता है, मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उससे अलग होता है, कोलेटरल होता है। इफ इट इज नॉट कंप्लाइड विद, अगर यह कंप्लाई नहीं होता है तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है कैंसिल तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन देयर कैन बी क्लेम फॉर डैमेज, लेकिन जो डैमेज होता है उसके लिए क्लेम हो सकता है। जैसे कोई पंखा लिया जाता है, उस पंखा को बोल दिया जाता है कि पंखा चलेगा, 1 साल की वारंटी है, खूब हवा देगा। अब उस 1 साल के बीच में अगर आपका पंखा खराब होता है तो आप उसके डैमेज के लिए आप क्लेम कर सकते हैं उस कंपनी से, बोलते हैं कि बना के हमको दीजिए इस पंखे को, और वह कंपनी लेती है उस पंखे को और बना के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। यही होता है वारंटीज। तो आप क्लेम के लिए डैमेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप मेरा सामान लौटाइए पैसा दीजिए, यह आप नहीं कर सकते हैं। अगर उस पंखे में कोई खराबी आ गई तो आप यह नहीं कर सकते हैं कि नहीं मेरा सामान लीजिए और मेरे को पैसा दीजिए। लेकिन ऊपर के केस में, कंडीशन के केस में, अगर कंडीशन कंप्लाई विथ नहीं किया जाता है तो आप कह सकते हैं कि आप यह पकड़िए अपना सामान और मेरे को मेरा पैसा दीजिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को आप कैंसिल कर सकते हैं। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज, कुछ कंडीशन एंड वारंटीज ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस हो यानी क्लियरली मेंशन होते हैं आपके रैपर पर या जो भी उसका ब्रोशर है उस पर क्लियरली मेंशन रहता है। कुछ कंडीशन और वारंटी जैसे होते हैं जो मेंशन तो नहीं रहता लेकिन वह इंप्लाइड होते हैं, वह लिखा हुआ नहीं रहता है लेकिन वह इंप्लाइड होता है। कंडीशन एंड वारंटीज में भी आइदर एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड, कंडीशन और वारंटीज जो है एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इंप्लाइड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस्ड मीन्स क्लियरली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा गया है। इंप्लाइड मीन्स साइलेंट बट इम्पोज्ड बाय लॉ, इंप्लाइड ऐसा होता है कि है तो साइलेंट, उसमें कुछ लिखा नहीं है लेकिन लॉ के द्वारा वह इम्पोज किया गया रहता है वह कंडीशन या वारंटीज। This can be excluded by parties to the contract if they agree expressly on this issue, या जो एक्सक्लूड किया जा सकता है अगर पार्टी जो है एग्री करती है तो। The followings are implied stipulations which are essential conditions, यह जो है implied stipulations है यानी implied conditions है, वो एक ऐसा implied conditions है जो essential है। क्या क्या है? तो title of goods should be with seller before sale, यानी जो सेलर होता है वह जब बेचने से पहले उसके पास उस सामान का टाइटल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे का सामान लेकर बेच दे, उसके पास उसका टाइटल होना चाहिए गुड्स का कि वह बेच सके। दूसरा है सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, द गुड्स मस्ट बी सिमिलर एज पर डिस्क्रिप्शन। अब जो सामान खरीदते हैं उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है उस डिस्क्रिप्शन से अलग गुड्स नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को सामान दिए, उसके रैपर में उसके डिस्क्रिप्शन में तो कुछ लिखा हुआ है और निकलता उसमें से कुछ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल ऑफ जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वही गुड्स होना चाहिए। सेल बाय सैंपल, गुड्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द सैंपल इन क्वालिटी एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। सामान जो है सैंपल के अनुसार होना चाहिए। जैसे एक सैंपल है, एक सेलर है, वह सैंपल देता है एक बायर को देखने के लिए, तो जो सैंपल देता है उसी के अनुसार वह गुड्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सैंपल तो दूसरा बढ़िया वाला दे दिया और गुड्स जो है दूसरा दे दिया, बढ़िया वाला नहीं गुड्स दूसरा दे दिया, तो यह नहीं होना चाहिए।
तो यह सब इम्प्लाइड कंडीशंस है। ऐसा अगर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइड स्टिपुलेशंस विच आर वारंटीज, कौन सा इम्प्लाइड वारंटीज होता है जो इसेंशियल भी होता है? गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम चार्ज और इनकम्बेंस, गुड्स जो आप सेलर बेच रहा है वह किसी चार्ज या इनकम्बेंस से फ्री होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि जो गुड्स बेच रहा है उस पर किसी दूसरे का चार्ज, दूसरे का अधिकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह फ्री होना चाहिए किसी चार्ज से या इनकम्बेंस से। तो ये इम्प्लाइड वारंटीज होता है जो इसेंशियल है। नोट, क्वालिटी सुटेबल फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस, इट इज नॉट ए कंडीशन एंड नॉट ए वारंटी। जैसे आप एक एग्जाम्पल के लिए एक लैपटॉप खरीद रहे हैं, सेलर लैपटॉप आपको बेचता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया काम करेगा, अच्छा काम करता है, बहुत लोग पढ़ने के लिए ले जाते हैं और अच्छा काम करता है। आप उस लैपटॉप को खरीद लेते हैं। कुछ दिन बाद आप आते हैं तो आप यह बोलें कि नहीं लैपटॉप तो अच्छा है लेकिन ये पढ़ाने के लिए अच्छा नहीं है। यानी आप टीचिंग कर अगर किसी को आप पढ़ाते हैं इस पर तो उसके लिए अच्छा नहीं है, या ड्राइंग के लिए अच्छा नहीं है। तो यह जो है किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए क्वालिटी सुटेबल है कि नहीं, यह ना कोई कंडीशन होता है ना वारंटी होता है। ये किसी श्रेणी में नहीं आता है, ना कंडीशन की श्रेणी में आता है ना वारंटी की श्रेणी में आता है। लैपटॉप है, लैपटॉप का काम लैपटॉप जैसा है, अगर वो कर रहा है तो ठीक है, लेकिन पार्टिकुलर पर्पस के लिए इसका परफॉर्मेंस कैसा है यह कोई कंडीशन या वारंटी नहीं होता है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, जो अनपेड सेलर है जिसको पैसा नहीं मिला हुआ रहता है सामान का, उसका क्या राइट होता है? तो गुड्स के संबंध में क्या राइट होता है? राइट ऑफ लियन इफ गुड्स स्टिल इन पोजीशन ऑफ सेलर, लियन का राइट होता है। अगर गुड्स जो है अभी भी सेलर के पास है तो उसका लियन का राइट होता है। इफ गुड्स आर इन ट्रांजिट एंड बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, अगर गुड्स जो है रास्ते में है और पता लगता है कि बायर जो है इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, देन ही कैन स्टॉप एंड डायरेक्ट फॉर रिटर्निंग ऑफ गुड्स। तो सेलर जो होगा जिसको पैसा नहीं मिला हुआ है वह जो है उस गुड्स के ट्रांजिट को रोकवा सकता है और उसको फिर रिटर्न अपने पास मंगवा सकता है। राइट्स ऑफ रीसेल, यानी अनपेड सेलर जो होता है जिसको पैसा बायर नहीं दिया हुआ है वो फिर से उस गुड्स को बेच सकता है, उसको रीसेल करने का अधिकार होता है। पैसा नहीं मिला है तो क्यों नहीं रीसेल करेगा? राइट्स अगेंस्ट बायर पर्सनली, अब जो अनपेड सेलर है बायर के खिलाफ क्या राइट्स है उसका? तो वो पैसा के लिए सूट फाइल कर सकता है, सूट फॉर प्राइस ऑफ गुड्स। वह गुड्स के सामान के पैसा के लिए अगर पैसा नहीं देता है तो उसके लिए सूट फाइल कर सकता है सेलर। सूट फॉर डैमेजेस, अगर सामान बायर ले लिया है और पैसा नहीं दे रहा और कुछ डैमेज करके उसको लौटाता है तो उस डैमेज के लिए जो है सेलर जो है सूट फाइल कर सकता है। कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वह कॉन्ट्रैक्ट पैसा नहीं दे रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर सकता है कि हमको बेचना नहीं है। सूट फॉर इंटरेस्ट, वह अगर कोई ब्याज है पैसा है और वह पे नहीं हुआ है तो जितना दिन तक पे नहीं हुआ उसका ब्याज के लिए सूट कर सकता है। यह सेलर का राइट होता है अगेंस्ट बायर। डॉक्ट्रिन ऑफ कैबिटेम्पटर, बायर बीवेयर, कैबिटेम्पटर का सिद्धांत। कैबिट मीन्स यहाँ पे क्या होता है? वार्निंग। इसमें जो है सेलर वार्निंग देता है। इट इज वार्निंग फॉर द परचेजर, यह खरीदार के लिए एक वार्निंग है। टू टेक ऑल प्रिकॉशंस बिफोर परचेज, कि खरीदने से पहले पूरा प्रिकॉशन ले लीजिए। लेटर ऑन ही विल नॉट बी अलाउड टू से एनीथिंग, बाद में अगर खरीद लीजिएगा और प्रिकॉशन नहीं लिए तो उसके बाद आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। ही कैन नॉट ब्लेम सेलर फॉर हिज ऑन जजमेंट एंड बैड चॉइस, वह सेलर को नहीं ब्लेम कर सकता है अपने जजमेंट के लिए, यानी अपने जो चुनने का डिसीजन है उसके लिए खुद से चुनता है, खुद से सामान परखता है, उसके लिए वह सेलर को नहीं ब्लेम कर सकता है अपने बैड चॉइस या अपने जजमेंट के लिए। जैसे कोई लेडीज है, अगर वह साड़ी खरीदने गई तो सेल क्या है कि वह साड़ी बढ़िया से देख ले। अब ऐसा नहीं है कि साड़ी वह बढ़िया से देखती है, बाद में वो घर जाती है तो पता लगता है कि साड़ी में कोई डिफेक्ट है। देखने के बाद पूरा सारी चीजें देखने के बाद साड़ी में डिफेक्ट है तो बाद में ये लेडीज नहीं कह सकती है कि नहीं इसमें डिफेक्ट है, इसके लिए हम आपको ब्लेम करते हैं। वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेलर उसको पूरा दिया है कि भाई अपना पूरा प्रिकॉशन ले लीजिए, देख लीजिए कि इसमें कुछ कट छट तो नहीं है और उस अनुसार आप अपना डिसीजन लीजिए। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगला लेक्चर जो होगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पर होगा।
IIBF, JIB पता ही होगा आप लोग को, JIB और CIB के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है अनटिल नेक्स्ट, जो उस ऑर्डर आएगा, ऑर्डर क्या नेक्स्ट उसके अनाउंसमेंट के, जब तक उसका नया अनाउंसमेंट नहीं है तब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो जून के बाद ही ये एग्जाम होगा, जून के जो हमको लगता है अगस्त में एग्जाम होगा, ये मेरा एंटिसिपेशन है, क्योंकि जितने भी एग्जाम जो पोस्टपोन हो रहे हैं उसका डेट फिर अगस्त में दिया जा रहा है। तो आप आराम से, आपके पास समय है, तैयारी कीजिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए सर, हौसला मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरे लेक्चर्स जो है रेगुलर बेसिस पर आते रहेंगे और आपको पता लग सके कि मेरे लेक्चर आ गए हैं, तो आप सीक्वेंस में देखिएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा।